अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया लोधी। आप देख रही हैं पीटीवी न्यूज। प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। सबसे पहले आप सभी लोगों को खुशामदीद कहना चाहूंगी और उम्मीद करती हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। एवरी सैटरडे पूरी दुनिया से हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं कुछ मुनफरिद और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज। सबसे पहले बढ़ेंगे समरी के जानिब के आज की एपिसोड में आप क्या क्या देखने वाले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास, वज़ीर आज़म का खिताब, अमरीका में सदारती इंतखाबात, थाईलैंड में बादशाहत के खिलाफ एहतजाज, अमरीका की ईरान पर पाबंदियां, कोरोना आलमी मंजरनामा और इसके अलावा बहुत कुछ। अक़वाम मुत्तहिदा का 75वां सालाना इजलास न्यूयॉर्क में शुरू हो चुका है। इस मरतबा आलमी वबा की पाबंदियों की वजह से ये इजलास वीडियो लिंक के जरिए हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को मुखातिब करते हुए कहा है कि कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। आइए इस हवाले से आपको एक ख़ुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 75वां इजलास न्यूयॉर्क में जारी है। आलमी वबा की वजह से इस साल आलमी रहनुमा इस इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा है कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की जा रही है। गुज़श्ता 72 साल से भारत कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स और सलामती काउंसिल की करारदादों और अपने वादों की खुलम खुला खिलाफ वर्जी कर रहा है और जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है। गुज़श्ता साल 5 अगस्त को भारत ने गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर मकबूजा इलाकों की हैसियत तब्दील करने की कोशिश की और 80 लाख कश्मीरियों को महसूर करने के लिए इजाफी फौज तैनात की, जिसकी मजमूई तादाद अब 9 लाख हो चुकी है। तमाम सियासी रहनुमाओं को कैद कर दिया गया। तकरीबन 13,000 कश्मीरी नौजवानों को अगवा और हजारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुकम्मल कर्फ्यू लगा दिया गया और इसके साथ साथ मवासलाती राबते मुकम्मल मुअत्तल कर दिए गए। जाली मुकाबलों में सैकड़ों बेगुनाह नौजवान कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल किया गया और तदफीन के लिए उनकी मैयतें भी लवाहिकीन को देने से इनकार कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी बिरादरी इन संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीक करे और इंसानियत के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस भारतीय शहरियों और फौजी एहलकारों को सजा दिलवाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने गैर कानूनी इक़दामात और मजालिम से तवज्जो हटाने के लिए जौहरी खित्ते में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत को हवा दे रहा है। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाकर इश्तियाल अंगेजी और जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के बावजूद जब्त का मुजाहिरा किया है। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि अगर RSS की क़यादत में भारत की फिस्ताई हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहियत की तो पाकिस्तानी कौम इसका भरपूर जवाब देगी और अपनी सालमियत की बका के तहफ़्फ़ुज़ तक जंग लड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, सलामती काउंसिल को हर सूरत एक तबाहकुन तनाज़े को रोकना और अपनी करारदादों पर अमल कराना होगा, जैसा कि उसने मशरक़ी तैमूर के सिलसिले में किया था। सिक्योरिटी काउंसिल ने गुज़श्ता साल 3 मरतबा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया है। अब इसको हर सूरत मुनासिब अमली इक़दामात उठाने चाहिए। इसको भारत की तरफ से कश्मीरियों पर नस्ल कुशी की लटकती तलवार को रोकने के लिए भी आगे आना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, इसलिए भारत लाजमी तौर पर गुज़श्ता साल 5 अगस्त को किए गए इक़दामात वापस ले, फौजी महासरे और इंसानी हुकूक की दीगर संगीन खिलाफ वर्जियों को खत्म करे और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुताल्लिका करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़ाए जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल के लिए मुत्तफ़िक हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, वबा नौए इंसानी को करीब लाने का एक मौका था। बदकिस्मती से इसने कौम परस्ती को हवा दी। आलमी तनाज़ात में इजाफा हुआ और मुतअद्दिद मकामात पर कमजोर अक़लियतों के खिलाफ नस्ली और मजहबी बुनियादों पर नफरत और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ। इन रुझानात ने इस्लामोफोबिया को भी भड़काया है। बहुत से ममालिक में मुसलमानों को बिला खौफ व खतर निशाना बनाया जा रहा है। हमारे पैगंबर खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जा रही है। कुरान पाक को जलाया गया है और ये सब इजहार राय की आज़ादी के नाम पर हो रहा है।
چارلی ہیبڈو کی طرف سے توہین آمیز خاکوں کی دوبارہ اشاعت سمیت یورپ میں ہونے والے واقعات حالیہ مثالیں ہیں۔ ہم سختی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر اشتعال انگیزی اور نفرت اور تشدد کی ترغیب دینے کو عالمی سطح پر غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اس اسمبلی کو چاہیے کہ اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے عالمی دن کا اعلان کرے اور اس ناسور کے خلاف متحد ہوں جو انسانیت کی تقسیم کا باعث ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان کے سیاسی حل کے لیے ہماری کوششوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خطے میں امن کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا، میرا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اس کا واحد راستہ سیاسی حل ہے جس میں افغانستان کے سیاسی رہنما شامل ہوں۔ پاکستان نے مکمل طور پر اس عمل میں سہولت کاری کی جس سے 29 فروری 2019 کو امریکہ طالبان امن معاہدہ سامنے آیا۔ پاکستان کو انتہائی اطمینان ہے کہ اس نے اپنے حصے کی ذمہ داری نبھائی ہے۔ افغان رہنماؤں کو مصالحت کے حصول اور جنگ سے تباہال ملک میں امن کے لیے اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بین الافغان مذاکرات میں افغان مسئلے کا جامع سیاسی حل نکالیں۔ وزیر اعظم نے کہا، فلسطین کا مسئلہ آج بھی ایک رستہ ہوا زخم ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پوری دنیا کے لیے اس مسئلے کا منصفانہ اور پائیدار حل ناگزیر ہے۔ فلسطینی علاقے کا غیر قانونی الحاق، غیر قانونی بستیوں کی تعمیر اور فلسطینی عوام کے لیے غیر انسانی رہائشی صورتحال خصوصاً غزہ کے حالات کے ساتھ امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عالمی تنازعات کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل آگے بڑھیں۔ انہیں علاقائی تنازعات اور دیرینہ مسائل کو حل کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جمہوریت، احتساب، شفافیت اور استعداد کار کے وسیع تر فروغ کے لیے سلامتی کونسل سمیت اقوام متحدہ میں جامع اصلاحات ضروری ہیں۔ پاکستان اس عمل اور جدوجہد میں دوسرے رکن ممالک کے ساتھ فعال انداز میں شرکت کرے گا تاکہ تنازعات سے پاک دنیا وجود میں آئے، جہاں امن اور سلامتی کے حالات میں سب کے لیے خوشحالی کے مساوی مواقع دستیاب ہوں۔ امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے حوالے سے 2 سیاسی جماعتوں کے نامزد امیدوار اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں اور ساتھ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ نومبر میں 74 ایئرز کے ڈونلڈ ٹرمپ اور 77 ایئرز کے جو بائیڈن مد مقابل ہوں گے امریکی صدارت کے لیے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ اسپیشل رپورٹ۔ امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے حوالے سے انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے اور دونوں پارٹیوں کے نامزد امیدوار اپنے سیاسی جلسوں اور ریلیوں میں شرکت کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے اپنے مد مقابل سیاسی حریف کو شکست دی جائے۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار اور موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنی دوسری ٹرم کے لیے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، انہوں نے فلوریڈا ایئرپورٹ پر اپنے حمایتی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اگر ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار سابق نائب امریکی صدر جو بائیڈن کو حکومت مل گئی تو وہ سپریم کورٹ کو ججز سے بھر دیں گے۔ فلوریڈا میں اپنی انتخابی ریلی سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی اور اس کے صدارتی امیدوار کے عزائم کیا ہیں۔ وہ امریکہ کی سپریم کورٹ میں مزید ججز لانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے 87 سالہ خاتون جج سپریم کورٹ جسٹس روتھ بیڈر گنسبرگ کی وفات کے بعد نئے جج کی تقرری کے حوالے سے یہ معاملہ انتخابی مہم کا حصہ بن گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس ہفتے کے اختتام پر نئے جج کی نامزدگی کر دیں گے، جس کے جواب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ ٹرمپ فضول میں سیاسی طاقت کا استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ انہوں نے سینٹ میں ریپبلکن سینیٹر سے کہا کہ وہ کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کی نامزدگی کے لیے اپنا ووٹ نہ دیں۔ بائیڈن نے کہا کہ اب نومبر کے انتخابات قریب ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر انتخابات میں میں جیت گیا تو یہ موقع مجھے ملے گا کہ میں جج کی نامزدگی کروں۔ بائیڈن نے کہا کہ اگر مجھے یہ موقع ملا تو میں افریقن امریکن خاتون کو جج نامزد کر کے ایک تاریخ رقم کروں گا۔ دونوں صدارتی امیدواروں کے مابین پہلا صدارتی مباحثہ 29 ستمبر کو ہوگا۔ پہلے مباحثے کے موضوعات میں سپریم کورٹ، کرونا وائرس، شفاف ووٹنگ اور نسل اور تشدد شامل ہیں، جن میں سے ہر ایک صدارتی امیدوار کو 15 منٹ تک بولنے کا وقت دیا جائے گا۔ 90 منٹ کے صدارتی مباحثے میں دونوں صدارتی امیدوار 15 منٹ ملکی معیشت اور 15 منٹ اپنے حوالے سے ریکارڈ پر گفتگو کریں گے۔ وبا کی وجہ سے مباحثے میں کم لوگ شرکت کر سکیں گے، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ ٹی وی پر لاکھوں لوگ اس مباحثے کو دیکھیں گے۔ صدارتی مباحثوں کی میزبانی کے لیے 3 جگہوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔
ट्रंप और जो बाइडेन के माबैन यहाँ 2 मुबाहिसे मुतवक्के हैं, इनमें एक 15 अक्टूबर और दूसरा 22 अक्टूबर को होगा। अमेरिका ने ईरान के दर्जन भर लोगों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है, जबकि अमेरिका के इत्तेहादी इस अमेरिकी फैसले की मुखालफत करते नजर आते हैं। अमेरिका ईरान ताल्लुकात के हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। अमेरिका ने रवां हफ्ते ईरान की वजारत दिफा और इसके एहलकारों के खिलाफ पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है, जबकि इन पाबंदियों को अमेरिकी यूरोपीय इत्तेहादियों समेत रूस और चीन ने भी मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने 27 ईरानी लोगों और इदारों पर पाबंदी लगाई है, जिनका ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम और रवायती हथियारों की तैयारी से है। ईरान का कहना है कि इन पाबंदियों से कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये सिर्फ अमेरिका अपनी मशहूरी के लिए कर रहा है। ईरान पर लगाई जाने वाली ताज़ा तरीन पाबंदियों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव आर्डर पर भी दस्तखत किए हैं, जिसमें ईरान के साथ हथियारों की खरीदो फरोख्त करने वालों को भी हदफ बनाया गया है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने वाशिंगटन में सहाफियों को बताया है कि वाशिंगटन ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो पर भी पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान और वेनेजुएला अक़वाम मुत्तहिदा की हथियारों की पाबंदी पर अमल नहीं कर रहे हैं। अमेरिका ने इस हुक्मनामे के जरिए ईरानी वजारत दिफा, आर्म्ड फोर्सेस लॉजिस्टिक्स, दिफाई सनतों की तंजीम और इसके डायरेक्टर पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी पाबंदियों का शिकार दूसरे इदारों में एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अहलकार, मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक लोग, बैलिस्टिक मिसाइल ऑर्गेनाइजेशन और शायद अहमद इंडस्ट्रियल ग्रुप शामिल हैं। पाबंदियों का ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ईरान पर नाफिज पाबंदियों की मुद्दत में तौसीक़ करवाने के लिए और दूसरे ममालिक को खबरदार करने के लिए उठाया गया है कि उन्हें भी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा अगर उन्होंने ईरान के साथ असलहे की तिजारत की। ईरान ने 2015 में बरतानिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की थी और इसी साल 18 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से रवायती हथियारों की खरीदारी पर लगाई हुई पाबंदी की मुद्दत खत्म हो रही है। माइक पोम्पियो ने सहाफियों को बताया कि बेशक आप कोई हो, अगर आप ईरान के साथ रवायती हथियारों की तिजारत करेंगे तो आपको पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका मई 2018 में इस न्यूक्लियर डील को छोड़ गया था और उसने ईरान पर अपनी पाबंदियां बहाल कर दी थी। इस न्यूक्लियर डील में मौजूद दूसरे ममालिक, जिनकी अक्सरियत अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका की इस चाल के कोई कानूनी असरात नहीं हैं। ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ का कहना है कि इन पाबंदियों के ऐलान में कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाबंदियों से ईरान पर दबाव डालना चाहता है और उम्मीद करता है कि ईरान खौफजदा होकर इसके सामने झुकेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जवाद ज़रीफ ने कहा कि तेहरान वाशिंगटन के साथ कैदियों के तबादले के लिए तैयार है। जवाद ज़रीफ का कहना था कि ईरान बम बनाने से ज्यादा महफूज नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 बम बनाने के लिए 3000 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है, लेकिन हमें बम बनाने की जरूरत नहीं है। व्यूअर्स, बात करेंगे अब हम कोरोना ग्लोबल अपडेट्स के हवाले से। जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कि कोरोना चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ और होते होते दुनिया के 220 ममालिक तक जा पहुंचा। अब तक 33 मिलियन के लगभग लोग हैं जो कि इसका शिकार हुए और 10 लाख के करीब लोग लुक़्मे अजल बन गए। आइए इस हवाले से आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और आलमी वबा दोबारा से दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। इस वक्त दुनिया में इस वबा से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद 33 मिलियन के लगभग है, जिनमें से 24 मिलियन के करीब मरीज इस वबा से सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि लगभग 1 मिलियन मरीज इस वायरस का शिकार होकर लुक़्मा अजल बन चुके हैं। दुनिया भर में एक्टिव केसेस की तादाद तकरीबन 8 मिलियन है, जिनमें से 62,000 से ज्यादा मरीजों की हालत इस वक्त तशवीशनाक है। दुनिया भर में यौमिया अमवात की तादाद 8,500 से तजावुज कर गई है और यौमिया नए मरीजों की तादाद में 3 लाख से ज्यादा इजाफा हो रहा है। कोरोना के मरीजों और अमवात की तादाद के हवाले से अमेरिका सबसे आगे है। यहाँ कोरोना का शिकार होकर मौत के मुंह में जाने वाले मरीजों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि कुल मुतासरा मरीजों की तादाद लगभग 72 लाख है। अमेरिका में कोरोना के मरीजों में हर रोज 35,000 से ज्यादा का इजाफा हो रहा है। मुतासरा मरीजों में 44 लाख के करीब सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 14,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। भारत मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे और अमवात की तादाद के हवाले से तीसरे नंबर पर है।
यहाँ मरीजों की तादाद लगभग 60 लाख हो चुकी है, जिनमें से 93,000 के करीब लोग हलाक हो चुके हैं। यहाँ 47 लाख के करीब लोग सेहतयाब हुए, जबकि 9,000 के करीब मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से भारत कोरोना की अहम जद में है और यहाँ हर रोज मरीजों की तादाद में तकरीबन 90,000 का इजाफा हो रहा है। यहाँ 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से ब्राजील तीसरे और अम्बात की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है। यहाँ कोरोना के मरीजों की तादाद 46 लाख से तजावुज कर चुकी है, जबकि 1,40,000 से ज्यादा लोग लुक्मा अजल बन चुके हैं। यहाँ 40 लाख के करीब मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और इस वक्त 8,000 से ज्यादा मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। ब्राजील में 1,80,00,000 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। रूस मरीजों की तादाद के हवाले से चौथे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 11 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 20,000 के करीब लोग मौत का शिकार हुए और 9 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए, जबकि 2,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। रूस में 4,36,00,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। मरीजों की तादाद के हवाले से कोलंबिया 5वें नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद लगभग 8 लाख हो चुकी है। यहाँ 25,000 के लगभग मरीज मौत का शिकार हुए। कोलंबिया में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 6,60,000 से बढ़ चुकी है, जबकि 800 से ज्यादा मरीजों की तादाद इस वक्त तशवीशनाक हालत में है। कोलंबिया में 35 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। थाईलैंड में बादशाह के खिलाफ एहतजाज करते हुए हजारों मुजाहिरीन ने शाही महल के बाहर एक तख्ती नस्ब कर दी, जिस पर लिखा था, ये मुल्क लोगों का है और बादशाह की मलकियत नहीं है। थाईलैंड में बादशाह के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के सिलसिले में आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। रवां हफ्ते हजारों मुजाहिरीन ने थाईलैंड में हुकूमत और बादशाहत के खिलाफ एहतजाज करते हुए आइन में तरामीम करने का मुतालबा किया है। पार्लियामेंट के सामने एहतजाज की शुराका ने जो बैनर उठा रखे थे उन पर दर्ज था कि हम चाहते हैं सेनेटर्स घर जाएं और अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। मुजाहरे में शरीक 60 साला पिरावत का कहना है कि आइन को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। यही वजह है कि नौजवान इसे मुकम्मल तौर पर तब्दील करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अगर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन आइन में तरमीम के हवाले से पेश हुई तहरीक पर वोटिंग का फैसला नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि मुजाहिरीन को अपनी तहरीक को मजीद तेज करना होगा। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में शरीक 19 साला सालिता का कहना है कि हम दावा करते हैं कि हमारा मुल्क जमहूरी है, लेकिन सब जानते हैं कि गुज़िश्ता 6 साल से ये मुल्क कैसे चल रहा है। अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए हमें तब्दीली की जरूरत है। मुजाहरे में शरीक 35 साला कांटा फोन का कहना है कि हम सेनेटर्स का खात्मा चाहते हैं क्योंकि ये मुल्क को बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं और इनका वजूद माज एक रोबोट की तरह है जो इस वजीर आजम को वोट देते हैं। हुकूमत मुखालिफ 27 साला कौन मी का कहना है कि सेनेटर्स की तकर्री भी गैर आईनी थी, इसलिए हमें इनकी तरफ से किए गए किसी काम को आईनी नहीं समझना चाहिए। गुज़िश्ता कई महीनों से होने वाले मुजाहिरों में शरीक लोग आइन में तरामीम के साथ साथ वजीर आजम प्रायुत चनोचा को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन का ख्याल है कि मौजूदा आइन इस वजीर आजम को इक्तदार में रखने के लिए बनाया गया है और गुज़िश्ता साल इंतखाबात इसी आइन के तहत हुए हैं, जबकि प्रायुत का कहना है कि इंतखाबात साफ शफाफ थे। वजीर आजम प्रायुत सन 2014 के मार्च तलाक के बाद से इक्तदार में हैं। अब मुल्क में होने वाले मुजाहरे थाईलैंड की फौज और शाही महल किताब एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके हैं, क्योंकि इसमें हजारों लोग शिरकत कर रहे हैं और उनकी तादाद में वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा हो रहा है। इन मुजाहिरीन का ख्याल है कि मुल्क का आइन थाईलैंड के बादशाह को बहुत सारे इख्तियारात का मालिक करता है, इसलिए ये जरूरी है कि इसके इख्तियारात में कमी की जाए और इसे मुकद्दस गाय नहीं बनना चाहिए। मुजाहिरीन बादशाहत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सन 2017 में थाईलैंड का आइन फौजी कमेटी ने लिखा, जबकि सन 2016 में होने वाले रेफरेंडम में हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई और इन पर पाबंदियां आयद कर दी गई थीं। इस वक्त थाईलैंड की असम्बली में मुंतखब लोग हैं, जबकि सेनेट में फौज की तरफ से तकर्रियां की गई हैं। थाईलैंड में मार्च सन 2019 में होने वाले इंतखाबात के नतीजे में वज़ीर आज़म की तकर्री हुई, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने इंतखाबात चुराने के इल्जामात आयद किए, जबकि उन्होंने ऐसे इल्जामात को मुस्तरद किया है। 9 जून सन 2019 को थाईलैंड के बादशाह ने
वज़ीर-ए-आज़म प्रायोद के इंतखाब को जायज करार देते हुए उसकी तौसीक कर दी। नवंबर 20 सन 2019 को अदालत ने हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा को नाअहल करार दे दिया, जिसके नतीजे में 14 दिसंबर सन 2019 को हजारों मुजाहिरीन ने हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा की नाअहली के खिलाफ मुजाहरा किया। 21 फरवरी सन 2020 को अदालत ने फ्यूचर फॉरवर्ड जमात पर पाबंदी आयद कर दी, जिस पर मुजाहरे किए गए, लेकिन 26 मार्च से कोरोना के खिलाफ पाबंदियों की वजह से हुकूमत ने मुजाहिरीन को दोबारा इकट्ठे नहीं होने दिया। 18 जुलाई सन 2020 से थाईलैंड के नौजवानों ने बैंकॉक में मुजाहिरों का सिलसिला शुरू किया और हुकूमत से 3 मुतालबे किए गए कि पार्लियामेंट को तहलील किया जाए, आइन में तरमीम की जाए और हुकूमती नाकदीन को हरासा करने का सिलसिला बंद किया जाए। 3 अगस्त सन 2020 को इंसानी हुकूक के वकील ने बादशाही तर्ज हुक्मरानी में इस्लाहात का मुतालबा किया और 10 अगस्त को यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज करते हुए हुकूमत के सामने 10 मुतालबात पेश किए, जिसमें आजादी इजहार और बादशाहत में तब्दीली लाने का भी मुतालबा किया गया। 16 अगस्त सन 2020 को 10,000 लोगों ने जमहूरी यादगार पर मुजाहरा किया, जबकि 19 सितंबर सन 2020 को यूनिवर्सिटी के तलबा ने सन 2006 के मार्शल लॉ के खिलाफ मुजाहरा किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटा दिया गया था। व्यूअर्स, वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपके साथ ढेर सारी इंटरेस्टिंग और कुछ मुनफरिद खबरें भी शेयर करेंगे। स्टे विद अस। अगर आज भी सड़क पर चलने वाला बच्चा, जिसको हम स्ट्रीट किड कहते हैं, वो तालीम से महरूम है, तो मैं, आप, हम सब, ये पूरा समाज इसका जिम्मेदार है। जो कूड़ा उठाते हैं, जो गाड़ियां धोते हैं, जो धुतकारे जाते हैं रोड्स पे, हम अब इनको पढ़ाएं। लेकिन आज वाकई मुझे पता है कि मैं जो मुझसे सवाल कोई कर सकता है मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। जिस दिन सिर्फ आप ये सोचते हैं ना कि मैंने अपने लिए ये करना है, मैंने अपने लिए ये कमाना है, ये करना है, उस दिन उस दैट इज योर डेस्टिनी। तो जिंदा हम तभी हैं जब हम दूसरों का ख्याल करते हैं। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। बस थोड़ा सा सब्र, हिम्मत और अज़्म दरकार है फुर्सत। तकदीर कभी बदलती नहीं, बदली जाती है। इस कहानी का इख्तिताम हमारे ही हाथों होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि सारी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए, अर्तुगरुल वो ही करेगा जो हक है। तैयार हो जाओ हलीमा सुल्तान, कोनिया जाओगी। ये सच है कि हमारे दरमियान गद्दार मौजूद है। वो गद्दार तुम्हारा ये सिपाही है, कोजाबाश। हमला करो! कबीले में हर मुसीबत का जिम्मेदार अर्तुगरुल है, लेकिन आप मुझ पर एतमाद नहीं करते क्योंकि मैं आपकी सौतेली हूं। नो यार, तुम वापस कबीले जाओगे और बताओगे कि अर्तुगरुल ने तो तक इनको मार दिया। कोरोना की आलमी वबा से सबसे ज्यादा अमवात अमेरिका में हुई हैं। रवा हफ्ते कोरोना मेमोरियल प्रोजेक्ट के अरकान ने वबा से हलाक होने वालों की याद में एक तकरीब मुनक्किद की। आइए इसका अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कोरोना मेमोरियल प्रोजेक्ट के अरकान ने गुज़श्ता मंगल को वाशिंगटन यादगार के सामने वबा का शिकार होने वालों की याद में 20,000 अमरीकी झंडे लगाकर उनसे अकीदत का इजहार किया। अमरीका में कोरोना से होने वाली अमवात 2 लाख से तजावुज कर चुकी हैं। मंगल की सुबह से लगाए गए ये अमरीकी झंडे बुध की शाम तक यहीं लगे रहे। इन झंडों के सामने खड़े होकर इस तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि इस तकरीब के इनेकाद पर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूं। उन्होंने कहा कि यहां लगे झंडों की तादाद से 10 गुना ज्यादा लोग इस वबा की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। ये झंडे न सिर्फ दुनिया से जाने वालों के लिए एक अलामत हैं, बल्कि उनके लवाहिकीन, खानदान और उनके दुखों की भी अक्कासी करते हैं। पेलोसी ने कहा इससे बचना मुमकिन था, गो सारे नहीं, बहुत सारे इससे महफूज रह सकते थे और मुस्तकबिल में भी इससे बचा जा सकता है। शर्त यह है कि हम सियासत की बजाय साइंस पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि बीमारी कंट्रोल करने के मराकज पर बड़े साइंसदान मौजूद हैं, लेकिन जिंदगी को महफूज बनाने के लिए उनके इक़दामात की सियासी सिफारिशात से हौसला शिकनी एक बड़ा मसला रहा। अब उम्मीद है कि वैक्सीन की तैयारी के हवाले से हमारे बड़े साइंसदानों को ऐसे कुछ का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे उनकी हिम्मत में कमी वाक़ई हो। पेलोसी ने कहा, यहां ये सब क्या हो रहा है? 800 के करीब अमरीकी हर रोज इस वबा की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं, जबकि गुज़श्ता अप्रैल के वस्त में यौमिया अमवात की तादाद 2806 थी। वबा के इब्तदाई दिनों में कुछ माहिरीन ने कहा था कि अमरीका में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख लोग इस वबा का शिकार हो सकते हैं, लेकिन रवां हफ्ते ये तादाद इनसे बढ़ चुकी है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और परवाज़ों में ताख़ीर जैसे मसाइल से निमटने के लिए यूरोपीय यूनियन ने परवाज़ों की अक्सरियत को बराह रास्त करने की तजवीज़ दी है। उम्मीद की जा रही है कि इस तजवीज़ से कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 10% तक कमी वाक़ई होगी। आइए इस हवाले से देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। यूरोपीय कमीशन को उम्मीद है कि फ़ज़ाई रास्तों को मज़ीद बराह रास्त करने से परवाज़ों में ताख़ीर जैसे मसाइल हल होने के साथ साथ फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में भी 10% कमी हो सकती है। रवां हफ्ते यूरोपियन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एलिना वेलियन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि फ़ज़ाई ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने और फ़ज़ाई रास्तों को मज़ीद बराह रास्त करने से न सिर्फ एयरलाइन के अखराजात में कमी होगी, बल्कि जहरीली गैसों के अखराज में भी कमी होगी। इस मकसद के हुसूल के लिए कमीशन ने तजवीज़ किया है कि हर परवाज के लिए समत शनासी के चार्जेस उसके फ़ज़ा पर होने वाले असरात की बिना पर लगाए जाएं और यूरोप की फ़ज़ाई सर्विस का डेटा भी मुरत्तब किया जाए। यूरोपीय फ़ज़ाई ट्रैफिक के निज़ाम में इस्लाहात की तजावीज़ देते हुए वेलियन ने कहा है कि बाज़ औक़ात जहाज को घूम फिर कर आना पड़ता है और कभी जहाज को कम बुलंदी पर परवाज करने का कहा जाता है, जिससे गैर जरूरी तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज भी होता है और सफर तय होने में ताख़ीर का सामना भी करना पड़ता है। कमीशन का कहना है कि 2019 में सफर में होने वाली ताख़ीर और लंबे फ़ज़ाई रूट्स की वजह से यूरोपीय ब्लॉक को 6 अरब यूरो का नुकसान हुआ है और 11.6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज भी हुआ है। 2018 और 2019 में जहाजों के रूट बदलने से पैदा होने वाली इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड कुल अखराज का 10% बनती है और कम बुलंदी पर प्रवास करने वाले जहाज ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करते हैं। यूरोपीय कमीशन की ये तजावीज यूरोपीय एयरलाइंस की तरफ से कोरोना की वबा से निमटने के लिए गुंजाइश और जरूरत के हवाले से आसानी करने के मुतालबे के बाद दी गई हैं। यूरोप के एयरपोर्ट से लिए गए आदाद शुमार के मुताबिक इस महीने के पहले 2 हफ्तों में मुसाफिरों की तादाद में 73% कमी हुई है। यूरोपियन कमीशन ने 2013 में भी कवायद को तब्दील करने की तजावीज दी, लेकिन यूरोपीय यूनियन की हुकूमतें किसी मुआहदे तक पहुंचने में नाकाम रहीं, क्योंकि बरतानिया और स्पेन की जिब्राल्टर एयरपोर्ट पर तकरार शुरू हो गई है। अब ब्रेग्जिट के बाद इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। यूरोपियन कमीशन की तजावीज के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट से मंजूरी लेना होगी, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक इस पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। बिलाशुबा इस वक्त दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है और हर गुजरते दिन के साथ इन तब्दीलियों से जमीन वबाओं और तूफानों का शिकार होती नजर आती है। इन तब्दीलियों के हवाले से अलम बुलंद करने वाली 17 साला ग्रीटा थनबर्ग के हवाले से माहिरीन का ख्याल है कि इन्हें इस साल नोबेल पीस प्राइज का हकदार होना चाहिए। इस हवाले से देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट।
कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इस साल का नोबेल पीस प्राइज दोनों मौसमियाती तब्दीलियों की मुहिम चलाने वाली गरीटा और इस मसले पर काम करने वाली तहरीक फ्राइडे फॉर फ्यूचर को मुश्तरका तौर पर दिया जा सकता है। इस साल $10 लाख के प्राइज का ऐलान 9 अक्टूबर को ओस्लो में किया जाएगा। इस साल इस प्राइज के लिए 318 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। इनका ताल्लुक जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से है। इस प्राइज का शुमार दुनिया के बड़े इनामात में होता है। ये प्राइज एक साल में मुश्तरका तौर पर 3 लोगों को दिया जा सकता है। स्वीडन से ताल्लुक रखने वाली 17 साल थनबर्ग को नॉर्वे के 3 और स्वीडन के 2 पार्लियामेंटेरियन ने नामजद किया है। अगर वो ये प्राइज जीत जाती हैं, तो वो मलाला यूसुफजई के बाद दूसरी कम उम्र नोबेल प्राइज फातेह का एजाज हासिल कर लेंगी। इस वक्त ये एजाज पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के पास है और उसने इत्तफाक ये है कि दोनों की उम्रें बराबर हैं जब उन्हें इस प्राइज के लिए नामजद किया गया है। इससे पहले प्राइज का ऐलान करने वाली कंपनी कीनिया की माहौल दोस्त वेंगारी को सन 2004 में ये प्राइज दे चुकी है। उन्होंने पूरी अफ्रीका में 30 मिलियन पौधे लगाए। इस तरह सन 2007 में ये प्राइज अलगोरे और मौसमियाती तब्दीलियों के पैनल को दिया गया था। स्टॉकहोम के इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डैन स्मिथ का कहना है कि वबा के वक्त में कमेटी मौसमियाती मुज़र असरात के हवाले से लोगों को शऊर देने की मुहिम के हवाले से इक़दामात को ये एजाज देने पर यकीनन गौर कर सकती है। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर का आगाज थनबर्ग की स्कूल में हड़ताल से शुरू हुआ और उसके बाद ये आलमी एहतजाज बन गया। थनबर्ग और उसके वालिद, जो अक्सर मीडिया के सवालात के जवाब देते हैं, उन्होंने इस सवाल पर कोई तबसरा नहीं किया। कुछ लोगों का ख्याल है कि थनबर्ग की दूसरी मर्तबा नामजदगी उसे इस एजाज के करीब ले गई है। क्रोएशिया के एक माहिर समुद्री हयात का कहना है कि बहीरे रूम में आबी हयात खत्म होने का खदशा बढ़ चुका है, क्योंकि देखा गया है कि वहां मौजूद घोंगे और सीपियां बड़ी तादाद में कम हो रही हैं। आइए इस हवाले से देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। क्रोएशिया के माहिरीन आबी हयात बहेरा रोम में समुद्री मखलूक को मादूम होने से बचाने की तगोदो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद आबी हयात की तादाद में तेजी से कमी हो रही है और इसकी वजह यहाँ फैली एक मुहलिक बीमारी है जो आबी जानवरों, पौधों, घोंगों और सीपियों को खत्म कर रही है। हालांकि ये तमाम मखलूकात समंदर के पानी को फिल्टर करने का फरीजा सरअंजाम देकर इकोसिस्टम में अहम किरदार के हामिल हैं। समंदर के पानी को फिल्टर करके दूसरी मखलूकात को फलने फूलने का मौका फराहम करते हैं। यहाँ घोंगों की लंबाई 4 फुट तक होती है। माहिरीन आबी हयात का कहना है कि इस बीमारी के आसार 4 साल पहले स्पेन के साहिल से जाहिर हुए थे और इनकी बुनियादी वजह मौसमियाती तब्दीलियों से समंदरों का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत हो सकता है, लेकिन इस हवाले से तहकीक लाजिम है। क्रोएशिया के इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के कारकुन ल्यूका कटोसिश का कहना है कि 2020 की बहार तक क्रोएशिया का सारा साहिल इससे मुतासिर हो चुका है। यहाँ आबी हयात की अमवात बड़ी तेजी से हो रही है और यहाँ बीमारी की अलामात से जाहिर होता है कि यहाँ पीना निबोलिस 100% खत्म हो जाएंगे। गुज़श्ता साल आबी मखलूकात के 300 नमूने सेहतमंद हालात में तालाबों में मुंतकिल किए गए थे ताकि इनकी नस्ल को मादूम होने से महफूज रखा जा सके, लेकिन इनमें से सिर्फ 30 जिंदा बचे हैं। माहिरीन के मुताबिक समंदरों का पानी ठंडा होने से इस बीमारी में कमी हो सकती है, लेकिन इस दर्जा हरारत में आबी हयात के फलने फूलने के आसार भी तो कदरे कम हो जाते हैं। माहिर हयातियात ज़ारको जैकोविच का कहना है कि हम आबी हयात को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इनमें से अक्सरियत पहले से ही बीमारी से मुतासिर हो चुकी है। कारखाने कुदरत में कोई चीज भी गैर अहम नहीं है। कचरे में गल कर जाने वाला सैलमन लेदर अब फ्रांस में फैशन की अलामत बन चुका है। कचरे से लेके कैट वॉक तक का ये दिलचस्प सफर आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रांस की कंपनी ने रेस्टोरेंट की कचरा कुंडी से मछलियों की उतरी जिल्दें जमा करके उनसे बहुत सी लग्जरी अशियाएं सर्फ बना दी हैं और अब ये अशिया मार्केट्स में मुयस्सर हैं। मछली की जिल्द से लेदर बनाने का हुनर बहुत पुराना है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखते हुए इस सनत की बहाली का तजुर्बा अब फैशन का हिस्सा बन गया है।
पेरिस में केमिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाले 3 दोस्तों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। उनकी कंपनी का नाम आइटोस है। लुई विटॉन, क्रिस्टन डियोर ब्रांड्स की मालिक कंपनी LVMH ने एक्टोस को 6 महीने के लिए पेरिस में अपने शोरूम में फ्रेम मुहैया कर दिए हैं। इस कंपनी के शरीके बानी और सदर बेंजामिन मैलेट्रेट का कहना है कि हमारा मकसद इन चीजों की हैयत तब्दील करना है। जिस तरह हम मछली की खूबसूरत जिल्द को लेदर में ढालकर इससे लग्जरी अशिया बनाते हैं, और ये आम फहम सी बात है। मैलेट्रेट का कहना है कि हम कूड़े का हिस्सा बनने वाली सालमन मछली की जिल्द की 10,000 शीट्स बनाते हैं। उसके लिए हमें 10 से 12 टन जिल्द दरकार होती है। उन्होंने कहा, हम 1000 जिल्दों को बैक वक्त लेदर में ढालने की सलाहियत रखते हैं और इस अमल के लिए 2 हफ्ते लग जाते हैं। मैलेट्रेट का कहना है कि इस वक्त हमारे 250 खरीदार हैं जो हमारी कंपनी की बनाई हुई अशिया जैसे घड़ियों के पट्टे, बैग्स और कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह फ्रांस का लग्जरी ब्रांड जीन रोसो फोन के कवर, बटवे और दूसरी अशियाएं जरूरी बनाने के लिए यही लेदर इस्तेमाल कर रही है। सालमन की जिल्द नर्म और उम्दा होती है। उसकी मोटाई आधे मिलीमीटर से भी कम होती है, लेकिन मुज़ाहमत और बर्दाश्त के हवाले से इसकी जिल्द गाय की जिल्द जितना कुव्वत रखती है। हमारी वर्कशॉप फ्रांस के शहर लेयोन में है। मैलेट्रेट का कहना है, हमारी कंपनी अब दूसरी मछलियों की जिल्दें भी लेदर में ढाल रही है। हम दूसरी कंपनियों को भी खुश आमदीद कहेंगे, क्योंकि ये हमारी नस्ल का फर्ज है कि हम दुनिया को फलता फूलता और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए इक़दाम करें और आने वाली नस्ल अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन बंदों पर ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सुबह के वक्त 2 फरिश्ते न उतरते हों। उनमें से एक तो यूं दुआ करता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदल दे, और दूसरा यूं दुआ करता है, या अल्लाह बखील का माल तबाह कर दे।
व्यूअर्स, हम सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पॉल्यूशन एक जहर है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, नॉइस पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में हुकूमत ने वहां के आलूदा साहिल को रेत से भरकर खूबसूरत कर दिया ताकि लोग आलूदगी से महफूज रह सकें। आइए आपके साथ भी ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट शेयर करते हैं। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में मसनूई सफेद रेत से तैयार किया जाने वाला साहिल लोगों के लिए खोल दिया गया है और अब यहां मकामी लोगों का रश बढ़ गया है। मनीला के साहिल की 500 मीटर लंबी पट्टी को डोलोमाइट को पीसकर तैयार होने वाली सफेद रेत से भर दिया गया है ताकि यहां आलूदगी को ढांप दिया जाए और इस साहिल को खूबसूरत बना दिया जाए ताकि लोग यहां सैर से लुत्फानंदोज हो सकें। इस साहिल को समुद्री किनारों को साफ करने के आलमी दिन की मुनासबत से खोला गया है। हुकूमत ने यहां साहिल पर मौजूद आलूदगी खत्म करने के लिए मसनूई सफेद रेत की बड़ी मिकदार इस्तेमाल की है। ताहम माहौलियात से मुतालिक बहुत से ग्रुप्स यहां मसनूई रेत के इस्तेमाल को सिर्फ खूबसूरती तक महदूद होने के सबब तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इनका मौक़िफ ये है कि इस रेत के इस्तेमाल से यहां मौजूद आलूदगी में कमी नहीं होगी। माहीगीर ग्रुप पामालकाया के सदर फर्नांडो हेकेप का कहना है कि हुकूमत सबसे पहले मौजूद आलूदगी का तदारुक करे और बाद में साहिल की खूबसूरती पर तवज्जो दे, क्योंकि आलूदगी का खात्मा साहिल की बहाली के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले यहाँ मछलियों की बे इंतहा अमवात हुई हैं। ये मामला कुछ साल पहले भी हुआ था, जहाँ मुख्तलिफ कस्बों में बहुत सारी मछलियां मर गई थीं। फर्नांडो का कहना है कि हुकूमत सबसे पहले इस साहिल की बहाली पर तवज्जो मरकूज करे, क्योंकि यहाँ अभी तक बहुत गंदगी मौजूद है। इसके बाद यहाँ साहिल को खूबसूरत बनाने पर तवज्जो दी जाए। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मनीला शहर के मेयर इसको मोरिनो का कहना था कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हुकूमत ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे सेहत आमा को खतरा हो। मलेशिया में साहिल से इकट्ठे किए गए प्लास्टिक से फर्नीचर और घरेलू इस्तेमाल की चीजें तैयार की जाती हैं। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग और इससे रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल से मुतालिक तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मलेशिया के सियाहती जजीरे त्योमन में हर हफ्ते के इख्तिताम पर रजाकार समुंदर की साहिल पर फैले प्लास्टिक को इकट्ठा करते हैं और रिसाइकलिंग के अमल से गुजारकर फर्नीचर, ऑटो पार्ट्स और घरेलू इस्तेमाल की अशिया बनाई जाती हैं। द सी मंकी प्रोजेक्ट की बानी 15 साल सिडनी का कहना है कि इन दिनों में हर चीज प्लास्टिक से ढकी और ढांपी जाती है। उन्होंने कहा, ये सूरत हाल उस वक्त तक तब्दील नहीं होगी जब तक आप लोगों को ये शऊर नहीं देंगे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल माहौल के लिए खतरनाक है। सिडनी का कहना था, हमारे प्रोजेक्ट का मकसद साहिल से कचरा उठाना है। WWF की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक इस्तेमाल में एशिया के 6 ममालिक की फहरिस्त में मलेशिया का शुमार बड़े सारिफ के तौर पर होता है और यहाँ मलेशिया का हर रिहायशी सालाना 16 किलोग्राम प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड और वियतनाम 8 मिलियन प्लास्टिक समुद्रों के हवाले करते हैं, जो समुद्रों में तैरते प्लास्टिक का 60% बनता है। हिंग हयाब इंडस्ट्री के बानी का कहना है कि हमारी कंपनी गुज़िश्ता 17 सालों से मलेशिया में समुंदर से इकट्ठे किए गए प्लास्टिक को रिसाइकल करने का काम कर रही है और हम सालाना 60,000 टन प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। प्लास्टिक को पिघलाकर उसको छोटी छोटी रबड़ की गोलियों में ढाल दिया जाता है, फिर मुख्तलिफ कंपनियां उन्हें खरीद कर मुख्तलिफ अशिया की शक्ल दे देती हैं। कोई फर्नीचर, कॉस्मेटिक, पैकेजिंग तो कोई रोजमर्रा जरूरत की अशिया बनाता है। फर्नीचर बनाने वाली कंपनी कयान भी उन्हीं कंपनियों में से एक है जो प्लास्टिक से होटल और रेस्टोरेंट के लिए कुर्सियों की तैयारी करती हैं। ये कंपनी $70 में मेज कुर्सियों का एक सेट फरोख्त करती है। अभी वबा की वजह से कारोबार मंदे का शिकार है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द बेहतरी हो जाएगी। कंपनी के ब्रांडिंग मैनेजर का कहना है कि हम जो भी चीज बनाते हैं, हम समझते हैं कि हम माहौल के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने फीडबैक से हमें आगाह करना नहीं भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है worldview@ptv.com.pk। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग
स्टोरी या कोई न्यूज है तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।